अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, साल 2024 एक खातून की नहर से डेड बॉडी मिलती है और इलाका है नवा लाहौर टोबा टेक सिंह। जब खातून की आइडेंटिफिकेशन होती है तो फैसलाबाद में थाना रज़ाबाद की एक मिसिंग कंप्लेंट से वो खातून मिलती है। 2 साल के बाद इस कत्ल के केस का ड्रॉप सीन होता है और होशरुबा इंकशाफात सामने आते हैं। अपनों के हाथों ही कत्ल होने वाली खातून किस बात पे कत्ल हुई, कातिल कौन निकले और पुलिस ने कातिलों को कहां से और कैसे गिरफ्तार किया, ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन इकराम, अंधे कत्ल की वारदात को ट्रेस आउट करना किसी भी पुलिस अफसर की पेशावराना महारत का सबूत होता है। टीम मुजरिम कौन आज जिस अंधे कत्ल की बात कर रही है वो फैसलाबाद में थाना रज़ाबाद की हदूद में आज से 2 बरस कबल एक कत्ल का मुअम्मा था, जो 2 बरस के बाद SHO थाना रज़ाबाद सब इंस्पेक्टर सुफियान बुटर ने अपनी टीम के हमरा इसे न सिर्फ ट्रेस आउट किया बल्कि मुल्जिमान को गिरफ्तार भी किया। लालच, हवस, तमा, नाज़रीन इकराम, ये वो धीमक है जो इंसानी रिश्तों को अंदर से चाट जाता है। ये कत्ल का क्या मामला था, कब से पेंडिंग पड़ा था और इन फाइलों पे जमी हुई धूल को किस तरीके से इस पुलिस ऑफिसर ने झाड़ कर इस केस को रीओपन किया और मुल्जिमान को अरेस्ट किया। सुफियान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुफियान भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा ये क्या मामला है? 2 बरस कबल एक कत्ल होता है और वो कत्ल कहीं गुम हो जाता है, अदम पता जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं वो हो जाता है। क्या ऐसा हुआ? क्या आपको ख्याल आया कि आपने एक गड़ा मुर्दा उखाड़ा और ना सिर्फ उखाड़ा बल्कि कामयाबी से 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर आपने उसका ड्रॉप सीन भी कर दिया? ये क्या मामला है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2024 का 6 महीने का मर्डर था और नामालूम मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ ये दर्ज था। इसमें जो मुद्दई थे असल में थे वही मुल्ज़म, इसलिए ना ये ट्रेस नहीं हो सका, मुश्किल थी इसको ट्रेस होने में। लेकिन चीज़ों को जब प्रोफेशनली लेते हैं तो दिलचस्पी ली जाती है तो मामला हल हो जाते हैं। ये भी इसी तरह हल हुआ। 13/6/2024 को बिंदिया मलक का कत्ल हुआ। उसको कत्ल किया उसकी बहन, उसके बहनोई, उसके भाई और उसकी भाभी ने। गला काटा उसका छुरी के साथ। गला काटने के बाद उसको नहर जंग ब्रांच अमीपुर बंगला के पास ले जाकर उसको नहर में बहा दिया। बहाने के बाद इन लोगों ने आगे ड्रामा कर दिया कि बिंदिया मलक जो है वो लापता हो गई है, ये कि उसकी बेटी थी। तो इधर थाना रज़ाबाद में 496 ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। थाना रज़ाबाद पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। उसी दिन मर्डर के अगले दिन ये मुकदमा दर्ज हुआ है जब इन्होंने बहाया 14/6 को। 14/6/2024 को ही, क्योंकि ये नहर जंग ब्रांच जो ना ये पानी जाता है उधर टोबा टेक सिंह की तरफ। बड़ी नहर है और ज़्यादा फ्लो है। जी ज़्यादा फ़्लो है इसका। उधर तैरती हुई ये डेड बॉडी जो है चली गई इलाका थाना नवा लाहौर में टोबा टेक सिंह के एरिया में। वहाँ पर राहगीर लोगों ने जो है मुकामी पुलिस को इतला दी कि एक डेड बॉडी जो है वो तैरती हुई आ रही है। वहाँ थाना नवा लाहौर की पुलिस ने डेड बॉडी को निकाला तो ये नामालूम औरत की गला कटी हुई जो है ना ये नाश थी। ये इसको तेज़ धार आले से जो है वो गला कटा गया था और गर्दन इसके साथ इंटैक्ट थी। जी गर्दन इंटैक्ट थी और इसको जो है ना छुरी के साथ जो है ना इसका गला काट दिया गया था। थाना नवा लाहौर पुलिस ने इसका पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम वहाँ पे FIR दर्ज की दफ़ा 302 और 201 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत। उन लोगों ने भी इसकी तलाश शुरू कर दी कि ये पानी किधर से आ रहा है, डेड बॉडी किसकी है। इधर से रज़ाबाद पुलिस भी तलाश कर रही थी। तो प्रोफेशनली इन चीज़ों को दोनों थानों ने मिलकर जो है ना वो इसकी शिनाख्त हो गई कि ये बिंदिया मलक है और ये थाना रज़ाबाद में इसका मुकदमा दर्ज है। डेड बॉडी जो है वो थाना रज़ाबाद ने अपनी कस्टडी में ली और थाना रज़ाबाद वाली मिसल में दफ़ात 302 और 201 ताज़ीरात पाकिस्तान का जो है सेक्शंस का जो है इजाद हुई। ये यहाँ पे दोबारा हमारे नाजरीन को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी कि एक खातून है, उसके अपने ही रिश्तेदार, उसकी बहन, उसका बहनोई, ये लोग उसे कत्ल करते हैं और कत्ल करने के बाद नहर में फेंक देते हैं। नहर डेड बॉडी यहाँ से ड्रैग करते करते
टोबा टेक सिंह के थाना नवा लाहौर जो है, नया लाहौर, वहाँ पे मिलती है। अब दोनों पुलिस स्टेशंस की आपस में जो है वो कम्युनिकेशन होती है और पता चल जाता है कि ये वही बिंदिया है जिसके रिश्तेदारों ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई हुई है। अभी इस मौके तक डेड बॉडी मिलने तक और ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने तक दोनों पुलिस स्टेशंस ब्लाइंड स्पॉट पे हैं, बिल्कुल बंद गली में हैं। कोई क्लू नहीं है कि इस खातून को कौन कत्ल कर सकता है और मोटिव क्या हो सकता है। जी बिल्कुल, तब तक किसी को कोई पता नहीं था। जब डेड बॉडी मिल गई तो इतना फिर हुआ कि ये बिंदिया मलक है और फलां जगह की है। टोबा टेक सिंह वालों का वो मुकदमा खारिज हो गया। हमारा जो वो स्टार्ट हो गया कि कत्ल किसने किया है इसको। यहाँ से फिर जो है ना वो तफ्तीश इसकी बाकायदा इस अंदाज से शुरू हुई भी मर्डर किसने किया है। थाना रज़ाबाद पुलिस ने जो है ना इसकी वो तलाश जारी रखी। बहुत सारे लोगों को इंटरोगेट किया गया। बहुत सारे लोगों को जो है वो जो इसकी मदैया थी बीनश मलक, बिंदिया की जो सगी बहन थी, उसने बहुत सारे लोगों पे शक का इजहार करते हुए इधर थाना रज़ाबाद पुलिस को बतलाया कि इनको इंटरोगेट करें और बहुत सारे लोग इसमें इंटरोगेट रहे, लेकिन वो मामला ब्लाइंड रहा। इसके बाद इसकी री इन्वेस्टिगेशन हुई। री इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ दिन पहले ये तफ्तीश जो है ना दोबारा मिसल जो वापस आ गई कि नामलूम मुल्ज़मान को जो है वो मुतलका थाना जो है ट्रेस करके गिरफ़्तार करे। उसमें CPO साहब की तरफ से जो है ना स्पेशल टीम बनी। टीम के मेंबरान में मैं बतौर SHO मुतलका थाना रज़ाबाद और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना रज़ाबाद जो है वो इसका मुतलका तफ्तीशी, और इसमें हमारी बड़ी बेहतरीन सुपरवाइज़री जो है वो रोल रहा SP साहब का और ASP साहब का। इसमें हमने फिर जो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे उनको हमने चेक किया मिसल को, कौन कौन लोग इसमें इंटरोगेट हो चुके हैं, क्यों हुए हैं, रिज़ल्ट क्या निकला, ये कहाँ के रहायशी हैं, इनके आपस में ताल्लुकात कैसे थे मदैया के ख़ानदान के। ये सारी चीज़ों को जब देखा गया तो तफ्तीश जो है ना उसका रुख सीधा इनके घर पे आया। भाई मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूँगा आपको। 2 साल तक ये मुकदमा जो है ये हवा में लटकता रहा, नामालूम रहा, ब्लाइंड केस था। 2 साल तक मुतअद्दिद यहाँ पे SHOs अपॉइंट हुए होंगे। क्या जब फिर कोई मिसल जो है वो अदम पता होती है या फिर वो धूल उस पर वक्त की पड़ती है, वो भी एक फैक्टर हो सकता है कि ये इसको डीपली नहीं देखा गया और जब ये रीफ्लेयर हुआ, दोबारा से साइन हुआ तो आपने थारोली चीज़ों को देखा? या फिर आप कह सकते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर जो है वो दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट करता है, तमाम जो है वो हक़ाइक़ को सामने रखता है, शवाहिद को सामने रखता है, जो काम हो चुका है, इसमें जो नहीं हुआ होता उसको जहन में लाता है और फिर जो है इस पर काम शुरू करता है? जी नहीं, इसमें जो अदम पता होती है ना मिसल, वो भी ज़ेर तफ्तीश ही होती है, वो तफ्तीश उसकी चल रही होती है। इसी तरह इसकी, क्योंकि ये ब्लाइंड मर्डर था, इसकी तफ्तीश जो है ना बिल्कुल उसी तरह से चलती रही। डे फर्स्ट में जैसे था आखिर तक भी ऐसे ही चली है। मतलब उसमें ये होता है कि दिन ब दिन नई चीज़ें आती हैं, नई इन्फॉर्मेशन होती हैं, नई मालूमात इकट्ठी होती हैं। मिसल के साथ इतनी मालूमात इकट्ठी हो चुकी थी और उसमें फिर सिर्फ ये था कि कोई टैक्टफुली हमने जो है ना उस पर कुछ काम करना था, तो ये सीधी होनी थी। हमने चीज़ों को आपने ऑर्गेनाइज़ किया, चीज़ें पड़ी हुई थी उनको ऑर्गेनाइज़ किया और जहाँ जहाँ आपने फ्लॉ देखा आपका फिर शक वहाँ पे? जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ, क्योंकि इसमें मुल्ज़म जो मदई पार्टी थी, इसलिए वहाँ पे जो ना वापस उन पे पहुँचना, मुल्ज़म ठहराना, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। तफ्तीश ये बता रही थी। हमारी ऐसे मामलात में सुफियान भाई, जब भी किसी पुलिस ऑफिसर से बात हुई है तो वो कहते हैं कि एक सबसे मुश्किल काम पुलिसिंग में किसी बेगुनाह को गुनाहगार करना होता है और उसके बाद दूसरा मुश्किल तरीन काम जो है वो अगर मुद्दईयान ही मुल्ज़मान हैं तो उनके ऊपर हाथ डालना होता है। क्या ये बात ठीक? जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इस मिसल में ना लोग बहुत सारे इंटरोगेट हुए, लेकिन जो पुलिस का पेशा वराना स्टाइल रहा ना, उसमें किसी नाजायज़ जो बंदा है उसको ना तो पुलिस ने उसको इसमें गिरफ्तारी डाली और ना ही उसको चलान करने की कोशिश की। और या जब आपने फिर इन हालात को देखा और फिर आपने उनको शामिल तफ्तीश करने का फ़ैसला किया, कितना चैलेंजिंग था, कितना मुश्किल था उसी फैमिली को शामिल तफ्तीश करना, इंटरोगेट करना, जो मुदई भी हैं, जो रोते पीटते भी होंगे, ज़ाहिर ड्रामा भी करते होंगे कि जी साड़ी ते भैन चली गई दुनिया तो कितना मुश्किल होता है? कौन कौन सी हर्डल्स आई इधर में? जी हर्डल मतलब काफ़ी मुश्किल था, लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि हमारा सुपरवाइजरी रोल बहुत बेहतरीन रहा, ASP साहब और SP साहब उनके नोटिस में दे के हमने जो है ना वो इंटरोगेट किया इसको। जो थी बीनश मलक मुदैया थी, सबसे पहले उसको इंटरोगेट किया यहाँ बुला के, उनसे सवाल जवाब हुए, लेकिन वो मुसलसल हमें डराती धमकाती रही कि आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं।
आप गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसका जो आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने इस अंदाज से तफ्तीश की, इस अंदाज से हमने उससे जो है ना सवालात जवाबात उसके और हर चीज़ हुई कि वो जो राज है वो उगलने पे मजबूर हो गई। फिर उसने सारी कहानी बताई। कहानी ये थी कि जो मकतूला बिंदिया मलक है उसके पास 3-4 मकान थे जो उसने अपनी खुद जो मेहनत से बनाए हुए थे। इसका हस्बैंड नहीं था? जी, इसका हस्बैंड नहीं था। मतलब ये डाइवोर्स्ड थी या उसका वो फौत हो चुका था बेवा? इसका जो हस्बैंड था वो फौत हो चुका था। तो ये उसकी एक ही बेटी थी। एक 4 मरले का मकान था इधर कुकियांवाला में। उस मकान में ना कुछ हिस्सा उसने बिंदिया मलक ने रज़ाकाराना तौर पर अपनी बहन जो बीनिश है इसके नाम जो है ना वो करवा दिया था कि आप थोड़े माली तौर पे कमज़ोर हैं, इधर रहें। उसको देखते हुए जो इसके दूसरे बहन भाई थे ना वो थोड़ा लालच में आ गए कि एक ही तो इसकी बेटी है और इसके पास काफ़ी प्रॉपर्टी है, हमें भी कुछ ना कुछ हिस्सा दे दो। उसको तंग करना शुरू कर दिया। लेकिन वो थोड़ी एक्टिव औरत थी, वो मकतूला बिंदिया मलक। उसने कहा ये जो मैंने आपको दिया ये भी मेरा वापस करो, निकलो इस मकान से। अच्छा, तो बहन भाइयों ने जब देखा कि ये थोड़ा खाती पीती है, इसके पास प्रॉपर्टी भी है और एक ही इसकी बेटी है, तो मतलब वो एक को उसने रज़ा कराना तौर पे आपने बताया कि उसने जैसे कहते हैं कि बहन भाइयों पे कोई माड़ा भैन भरा है तो तरस खा के देता कि हाल तेरा निज़ाम चली जाएगा इतना, यार मैं तेनू देनी। तो बाकी बहन भाइयों के फिर होगा कि चलो जी हम भी वो क्या कहते हैं उसको, हिस्सा बकदरे जुस्सा जो है इससे खींचने की कोशिश करते हैं। तो इस पे वो रिएक्ट कर गई और उसने बहन से कहा कि चल ये भी खाली कर जो मैंने तुमने देता है, ये भी छाड़ दे वापस। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। जब उसने देखा बिंदिया मलक तेज़ औरत थी कि ये सारी प्रॉपर्टी पे नज़र रख के बैठे हैं और ये भगाना चाहते हैं मेरी बेटी को। उसने कहा निकलो जी, ये भी मुझे वापस करो। तब इन लोगों ने प्लान बनाया कि इसको रास्ते से हटाओ, एक ही बेटी है, किधर वो इधर आएगी, सारी प्रॉपर्टी हमारी है। इन लोगों ने प्लान करके फिर उसको जो है उधर घर में ही चारों लोगों ने इसके गले पे छुरी चलाई, इसको कत्ल किया। कत्ल करने के बाद डेड बॉडी जो है इसकी उधर नहर में फेंक दी। और वाकया ही जो बेटी थी उसकी वो खौफज़दा हो गई, वो यहाँ से चली गई फैसलाबाद में, मुख्तलिफ जगहों पे वो रही। बिल्कुल ला इल्म थी। और आप ऑफ कैमरा मुझे बता रहे थे कि जब और उसने कोई इतनी फिर खुल के पैरवी भी नहीं की। वो शायद इसको अल्लाह की रज़ा समझ के जो है वो एक्सेप्ट कर चुकी थी अपनी माँ की मौत को, और वो सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। जब हमारी पुलिस ने अपनी पेशा वाराना महारत दिखाते हुए इसको ट्रेस आउट किया, वो बताइएगा कि जब आपने उसे बताया कि बीबी इधर आओ ये तुम्हारे कातिल हैं, तो तब क्या सूरत हाल? जी बिल्कुल, मैंने जब उसको बताया कि उसे मैंने रब्ता किया, मैंने भी काफ़ी कोशिश करके उसका मोबाइल नंबर ढूंढा। मैंने उसे कॉल की कि आप इकरा शाहिद है? उसने बताया जी मैं इकरा शाहिद हूँ। मैंने कहा जी आपकी वालदा का मर्डर हुआ था? उसने कहा जी हुआ, वो तो नामलूम लोगों ने किया, उसका तो कुछ नहीं बना। मैंने कहा जी आ जाएँ, आपके जो है वो वालदा के कातिल वो पकड़ लिए हमने। वो वाकई हैरान हुई, उसने 2-3 बार मेरे साथ रब्ता किया कि आप वाकई SHO हैं, आपने वाकई इनको पकड़ लिया है। मैंने कहा जी आप आ जाएँ, आप आके देख लें। यहाँ आके जब ये चारों कैरेक्टर जो है जो मुल्ज़मान थे अलग-अलग मैंने उनसे मिलवाया, सब ने वो सारी बात बताई। तो वो रो भी रही थी, पुलिस को दुआएं भी दे रही थी वो, और परेशान थी इंतहाई कि ये मेरे अपने ही थे, इन लोगों ने क्या किया। तो ये कुछ मैं भी थोड़ा सा आपदीदा सा था कि देखें अपने रिश्ते प्रॉपर्टी के लिए इन लोगों ने क्या किया। एक लड़की है वो बिल्कुल यतीम हो गई है, बेसहारा, और इस तरह से कोई सूरत हाल सी। बरा अल्लाह का शुक्र है कि ये हमारा काम था, पुलिस का हमारा काम था ट्रेस करना, हमने किया। हमने कोई किसी पे एहसान नहीं किया, हमने अपनी ड्यूटी की है। आपने अपनी वर्दी अपने हल्फ से वफादारी करते हुए अपनी पेशा वाराना महारत दिखाई सुफियान भाई। आपकी टीम जो है वो शाबाश की, मुबारकबाद की मुस्तहिक है, क्योंकि हो सकता है कि ये केस काफ़ी अरसा तक या कई बरसों तक जो है वो फ़ाइलों में ऐसे दबा रहता है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपके हिस्से में ये इज़्ज़त देनी थी, आपको ये इज़्ज़त देनी थी, और आपको आपकी टीम को ये क्रेडिट जाता है कि आपने ये इतना ब्लाइंड कॉम्प्लिकेटेड केस जो है इसको सॉल्व किया। वो लम्हा जब एक बच्ची को, एक लड़की को पता चलता है कि ये मेरे खून के रिश्ते हैं लेकिन यही मेरे खून के प्यासे हैं, दरमियान में वो क्या बताती है कि कुछ अरसा इन्होंने ड्रामा नाटक किए रखा उस बच्ची के साथ कि जी असी तेरे नाल असी तेरे हमदर्द और तेरी माँ चली गई, सानू बड़ा अफसोस। जी बिल्कुल ऐसे ही चलता रहा। और दूसरा वो ना इनसे खौफज़दा थी, ये थोड़ा क्रिमिनल टाइप लोग थे, उसको ना इन लोगों ने नज़दीक नहीं फटकने दिया, इसलिए कि शायद ज़्यादा करीब आएगी, इसको कुछ पता ना चले। उसको इन्होंने भगा के रखा, नज़दीक नहीं आने दिया। और वो इनसे खौफज़दा भी थी, इनसे डरती भी थी। और वो जिस प्रॉपर्टी के लिए इस खातून का
मर्डर हुआ, क्या वो वहीं पे खड़ी है? क्योंकि अक्सर केसेस में तो ऐसा देखा कि एक मरला जगह के लिए, चंद इंच जगह के लिए, ये दीवार को फिट 2 फिट इधर करने के लिए अक्सर खून रेजी हो जाती है। यहाँ पे तो रिश्तों ने जो है वो रिश्तों का तकद्दुस पामाल किया, बहन ने बहन को कत्ल कर दिया। तो क्या वो प्रॉपर्टी फिर ये हथियाने में कामयाब हो गए? जी कामयाब हो गए। वो प्रॉपर्टी जो पूरा घर था इन लोगों ने बाद में बेच दिया, बेच के पैसे आपस में इन्होंने बांट लिए। खा पी गए ये? खा भी गए बिल्कुल। और इनको लगता होगा कि शायद अब हम सारी उम्र जो है वो कत्ल छुप गया और अब हम सारी उम्र कानून की गिरफ्त में नहीं है। जी बिल्कुल, ये बहुत पुरसुकून थे जब हमने इनको पकड़ा और हमने एक ही रात में सब कैरेक्टर्स को इकट्ठा किया है। एक ही रात में? एक ही रात में हमने इकट्ठा किया। इनको नहीं था कि रात के इस पहर में सोते हुए हमें आगे पुलिस पकड़ लेगी और एक जो केस हमने दबा दिया वो हम पे पड़ जाएगा, और ये भी हैरान थे। एक ही रात में हमने चारों कैरेक्टर्स को इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करके तफ्तीश हमने जो है ना वो। बहुत बड़ी बात है सुफियान भाई, आप बता रहे हैं कि मतलब पहली कड़ी मिलने से गिरफ्तारी तक सिर्फ महज 24 घंटे, एक रात 12 घंटे आप बता रहे हैं? तकरीबन 12 घंटे में, क्योंकि उसमें प्रोफेशनली चीज़ें ली जाती हैं कि हमने जितने कैरेक्टर उनको एक ही रात में इकट्ठा इसलिए किया, फौरी किया कि सुबह तक कोई ना कोई स्लिप हो जाएगा, एक पकड़ा गया दूसरे को पता चल जाएगा, फिर वो कहानी चेंज कर लेगा। लेकिन जब सोते हुए चारों कैरेक्टर्स को हमने ले लिया है, चारों की जो है आपस में मुलाकात नहीं हुई, सबको अलग-अलग पूछा, सब की सेम वही कहानी थी, स्टोरी थी, उनको वो सारी बात जो है ना सीधी हो गई और वो उस पर जो है ना वो हमारा केस ठीक हो गया। सुफियान भाई, नॉर्मली हमारी टीम ऐसे मामलात में ये सवाल करती नहीं है, लेकिन आपने क्योंकि इस सारे केस को देखा, उन लोगों से मिले, आपने उनको इंटेरोगेट भी किया, आपसे ये सवाल करना बनता है कि आपने इन लोगों को, इन मुल्ज़िमान को बड़ा डीपली ऑब्ज़र्व भी किया होगा। क्या पकड़े जाने के बाद इनके कोई माथे पे शिकन, इनके अंदर कोई लानत मुलामत वाला सिलसिला था, या हठधर्मी अभी तक उनकी कायम है कि हमने एक इंसानी जान और अपने खून के रिश्ते का खून? नहीं, जो वो इस पर हठधर्मी पे कायम थे कि उसके पास प्रॉपर्टी थी, हमें उसने दी, हमें फिर वो निकालना चाह रही थी, हम मज़ीद लेना चाह रहे थे। क्या था, उसकी एक ही बेटी थी, हमें भी दे देती। नदामत नहीं थी उनके जो है ना वो उनके पास। अब इनको सज़ा मिलेगी, इबरत का निशान ये बनेंगे, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि इस जायदाद, ज़मीन, रुपए, पैसे की वैल्यू नहीं है, रिश्तों की वैल्यू है। या फिर उसी कानून के जो है वो चक्कर में आके, हमारे निज़ाम के चक्कर में आके कुछ अरसे के बाद ये लोग बाहर आए। देखिए, जो हमारी ड्यूटी थी हमने पूरी की है और हम उसका चालान जो है ना बेहतरीन शवाहद के साथ अदालत में दाखिल करवाएंगे और इंशाल्लाह उसको अदालत से जो है वो कड़ी से कड़ी इनको सज़ा भी होगी। बाकी इससे हटकर इखलाकी तौर पर अल्लाह ताला की ज़ात वो भी देख रही है, अल्लाह ताला की ज़ात भी ज़रूर इनको सज़ा देगी। कानूनी तौर पे भी इंशाल्लाह इनको पूरी सज़ा मिलेगी। जान भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपके लिए, आपकी टीम के लिए ढेरों दुआएं और बहुत सी नेक तमन्नाएं। नाज़रीन इकराम, SHO थाना रज़ाबाद सब इंस्पेक्टर सुफियान बुटर टीम मुजरिम कौन के साथ मौजूद थे। आपने तफसीलन गुफ्तगू सुनी कि किस तरीके से 2024 में होने वाला एक कत्ल, जो ब्लाइंड मर्डर था, उसको जब रीफ्लेयर किया गया, उसकी फ़ाइल को जब रीओपन किया गया और CPO फैसलाबाद की जानिब से यह असाइन हुआ कि आप इसे देखें, और मौजूदा इस वक्त के SHO सुफियान बुटर ने अपनी टीम के हमरा अपने आला अफसरान की इंस्ट्रक्शंस पे और उनको लम्हा बलम्हा आगाह करते हुए इस पे हाथ डाला। एक क्लू नाज़रीन किराम, सिर्फ एक क्लू एक काबिल पुलिस ऑफिसर के लिए काफ़ी होता है। इन्हें एक क्लू मिला और एक ही रात में उस कत्ल के तमाम किरदारों को ना सिर्फ इन्होंने ट्रेस आउट किया, बल्कि वो पाबंदे सलासल हैं, वो कानून के कटहरे में हैं। और इस कत्ल में से नाज़रीन किराम जो बॉटम लाइन निकली वो इंतहाई लर्जा देने वाली है, वो इंतहाई लर्जा खेज़ है कि ज़र जन ज़मीन। सुना था कि हर फसाद के पीछे इनमें से कोई एक ज़े ज़रूर मौजूद होती है, और यहाँ भी ज़मीन, ज़र। एक बहन है जो वेल ऑफ है, जो खाती पीती है, और बहन भाइयों से ही वो बर्दाश्त नहीं हुआ, उसका माल हथियाने के लिए एक बाकायदा साजिश के तहत प्लान करके सगी बहन का कत्ल किया गया, उसकी डेड बॉडी को नहर में फेंका गया और सोच लिया गया, उसका मकान भी बेच लिया गया। सोच लिया गया कि शायद हम सारी उम्र कानून की पहुँच से दूर रहेंगे, लेकिन शायद शातिर मुल्ज़मान ये भूल गए थे कि फैसलाबाद पुलिस और इसके अफसरान पेशा वाराना महारत के हामिल हैं, और चाहे 2 साल तक वो कानून के रडार से ऑफ रहे, लेकिन जैसे ही रडार पे आए वो कानून की गिरफ्त में हैं। उनके खिलाफ मजबूत केस भी तैयार है ताकि उन्हें उनके किए की सज़ा दिलवाई जा सके। नाज़रीन इकराम, हवस, लालच और तमा ने एक बसा बसाया घर उजाड़ दिया।
एक खातून को उसके अपने खूनी रिश्तों ने महज प्रॉपर्टी के लिए कत्ल कर दिया और 2 साल तक मुल्जिमान ये ड्रामा करते रहे कि हमारी बहन को किसने कत्ल किया। पुलिस ने जब ये केस रीफ्लेयर हुआ, रीअसाइन हुआ, फाइलों से धूल मिट्टी को हटाया गया और इस केस को री इन्वेस्टिगेट किया गया, तो होशरुबा हक़ाइक़ सामने आए कि अपने ही रिश्ते खून के प्यासे थे। मुल्जिमान को पुलिस ने एक ही रात में इंटरोगेट करके गिरफ़्तार किया और मुल्जिमान में अपनी ही बहन, बहनोई, भाई और भाभी शामिल थे। मकतूला की बेटी से टीम मुजरिम कौन ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, जो हमें ऑन कैमरा दस्तयाब नहीं थी। कोशिश करते हैं कि हमारी जो टेलीफोन लाइन पे उनसे गुफ्तगू हुई वो आपको सुनवाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी इकरा से बात हो रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं इकरा बात कर रही हूँ। इकरा, शोएब बात कर रहा हूँ, प्रोग्राम मुजरिम कौन से। सबसे पहले तो हम आपकी तकलीफ़ में बराबर के शरीक हैं, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। और दूसरी बात ये कि आपकी वालदा के कातिल जो हैं वो गिरफ़्तार हो गए फाइनली। क्या कहेंगी आप? आपकी अपनी वालदा से आखिरी मुलाकात बताइएगा, कब हुई? आखिरी बार आप अपनी वालदा को कब मिली? सर जी, मैं ना तलीम के सिलसिले में ना हौसलाई थी, तो मेरी जो वालदा हैं वो मुझे ना तकरीबन मिल के गई हैं 12 जून को शाम 6 बजे के करीब। आगे ईद कुर्बान थी, उन्होंने कुछ जानवर वगैरह ख़रीदने थे, इस वजह से वो घर चली गई हैं टाइम से। तो मैंने एक दिन में हमारा रब्ता नहीं हुआ। 13 तारीख में मेरा और मेरी वालदा का उस दिन रब्ता बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने कहा शायद वो बिज़ी होंगे, जानवर वगैरह लिए संभाल रहे होंगे। अच्छा, 14 तारीख वाले दिन मुझे अचानक किसी की कॉल आती है, तकरीबन रात 8 बजे के करीब। कोई हमसाए हैं वो हमारे, उन्होंने फ़ोन करके बताया कि जी आपकी वालदा जो है ना वो मर्डर हो गई हैं और उनकी ना लाश बरामद हुई है फ़लाँ जगह से। तो मैं तब ये बात सुन के वैसे ही मैं हक्की बक्की रह गई कि ये क्या हो गया है। मतलब मुझे कोई इल्म ही नहीं था, ना इस चीज़ के बारे में मेरा कोई वहमो गुमान था, ना कोई ख्याल। तो मैं वहाँ से आई हूँ वापस। जब इकरा मुझे बताइएगा कि इस वाक़े से पहले क्या कभी आपकी वालदा ने आपके सामने किसी परेशानी का इजहार किया, कभी बताया कि उनको किसी किस्म की कोई थ्रेट है या लाइफ थ्रेट है? सर, 1-2 दफ़ा घर में कोई बहस हुई है कोई मकान के सिलसिले में कि मासी लोगों ने ना अम्मा से डिमांड की थी, लेकिन अम्मा ने मेरे साथ सही तरीके से मतलब सारी बात क्लियर नहीं की। उन्होंने बस गोल मोल ही कर दी थी। कहते कि जी मामू लोग हैं तुम्हारे, चलो उनका आसरा कोई नहीं है, तो मैं उनके साथ रहती हूँ, मैं उनके साथ ही रहूँगी, वो भी मेरे साथ मेरे घर में रह जाएँ। क्योंकि मेरी अम्मा का ये मलकियती मकान था, कोई विरासती घर नहीं था। तो ये बताइएगा कि जब आपको ख़बर मिली कि आपकी वालदा की डेथ हो गई है, ज़ाहिर है वो इंसान के लिए तो ये बहुत अलार्मिंग सी स्टेटस होता है आपके ऊपर। तो ऐसे ही है जैसे क़यामत टूट पड़ी। जब आप घर पहुंची हैं तो क्या मंज़र था? जब आपने अपनी वालदा की डेड बॉडी देखी तो क्या मंज़र था? सर जी, मैं जैसे ही मैंने कॉल सुनी है, मैं फ़ौरन हक्की बक्की, मेरे वैसे ही पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मैं पहुंची हूँ घर में और जब मैंने देखा है तो डेड बॉडी आ रही है, जब मम्मा को उस हालत में देखा है, मेरी वैसी दुनिया उजड़ गई थी। मैं परेशान थी और मैं देख रही थी इर्द गिर्द और अपने भी कोई नज़र नहीं आ रहा था, समझ ही नहीं आ रही थी कि करना क्या है उस टाइम। तो सर, मेरी अम्मा की गर्दन कटी हुई और इतने बुरे तरीके से उनको कत्ल किया गया। ऐसी हमारी कोई भी बाहर किसी के साथ दुश्मनी, ना कोई बात, ना कोई झगड़ा था जिसकी वजह से वो मेरी वालदा को यहाँ तक कोई ले आता। मैं इस वजह से परेशान थी कि ये हुआ है और ये कैसे हुआ, ये जो वाक़या हुआ है। जब आप को पता चल गया आपकी वालदा का मर्डर हो गया है इकरा, तब आपके जहन व गुमान में था कोई ऐसा क्लू कि ये जो आपके साथ लिपट के रो रहे हैं, जो आपको तसल्लियाँ दे रहे हैं, जो आपके अपने ब्लड रिलेटिव्स हैं, एट द एंड ऑफ द डे इन्हीं में से कोई कातिल निकलेगा या आपकी वालदा का मर्डर इन्हीं में कोई है? नहीं सर जी, मुझे किसी पे भी ऐसा शक नहीं था, लेकिन वैसे था क्योंकि घर में थोड़ी बहुत झगड़े वगैरह चलते थे मासी के साथ, खाला बिनश जो हैं उनके साथ चलते थे। लेकिन ये नहीं था मुझे कि इन लोगों ने मर्डर कर देना मेरी वालदा को, मुझे इन पे नहीं था। ये 2 साल ये केस चलता रहा है, इसकी पैरवी करते रहे हैं। ये बिनश जो खाला जो थी ये भी आती रही हैं, लेकिन इन लोगों ने मुझे ऐसा मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि ये लोग खुद ही निकल आएंगे कातिल। तो क्या ये साथ साथ तसल्लियाँ भी देते रहे हैं कि जी हम केस लड़ रहे हैं, हाँ तुम बेफिक्र हो जाओ, हम इंसाफ दिलाएंगे मुकम्मल? जी सर, ये मुझे तसल्लियाँ भी देते रहे और ये भी कहते रही है कि मेरे साथ चलो हम इसका कातिल ढूंढते हैं। लेकिन सर मुझे थोड़ा बहुत शक इन पे था तब भी, कि तब मुझे समझ ही कोई नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है, कैसे है, क्योंकि मैं तो अम्मा से दूर थी और मुझे नहीं पता कि ये कैसे वाक़या अचानक ही पेश आया है। और फिर 2 साल के बाद जब अचानक आपको पुलिस कांटेक्ट करती है, हाँ वो क्या लम्हा था? किस तरीके से पुलिस ने आपसे कांटेक्ट किया? क्या बताया पुलिस ने आपको?
सर जी ये तो माशाल्लाह हमारी पंजाब पुलिस जो है इनमें जो ईमानदार अफसर सर सफ़ियान भुट्टर साहब आए हैं, अल्लाह पाक इनके और भी मामलात इनके दर्जात बुलंद करे जी। बात पता क्या है सर, ये मैं बहुत परेशान थी। इन्होंने अचानक ही मुझे एक दिन कॉल की, ये तकरीबन शाम 3 बजे के करीब के बेटा आप आ जाएं इधर पुलिस स्टेशन और आपकी वालदा का जो कत्ल है ना वो कातिल जो है वो पकड़े गए हैं। तो सर मैं आई हूँ तो इन्होंने आगे से जब सबको पेश किया तो मैं हैरान और रह गई हूँ देख के कि मेरे अपने ही निकल आए हैं। और इन लोगों ने आके बारी बारी सब ने आके मेरे सामने अपना वो सारा इंकशाफ किया कि हमने इसको कत्ल किया और किस वजह से किया, कि हमें वो हिस्से नहीं देती थी मकान के, हमें वो प्रॉपर्टी में से नहीं सी दे रही। इस वजह से सर मैं उस दिन सुन के अपने होशोवास में नहीं रही। मैं इकरा वालदा के कत्ल और कातिल अगर अपने निकल आते हैं जब जिस वक्त आपको पता चलता है, और फिर उनका मोटिव जब पता चलता है कि प्रॉपर्टी मकान पैसे के लिए वालदा को कत्ल कर दिया, कि क्या आपकी तब कैफियत क्या थी? सर मैं तो पहली बात तो ये कि मुझे शक था, लेकिन मुझे ये नहीं था कि सच में ही हकीकत यही हो जाएगी। सर हकीकत को ज़ाहिरी बात है जब इंसान आशना होता है हकीकत के रूबरू होता है तो इंसान को जो है वो सारे उसके ख्यालात हर चीज़ उसमें सर मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई और मेरी वैसी हालत ख़राब हो गई थी कि मुझे बहुत ज़हनी अजियत का सामना करना पड़ा कि ये क्या बन गया। मुझे 2 साल का अरसा इकरा गुजर गया, क्या 2 साल में कभी सोचा था कि हमारी पुलिस इतनी पेशा वराना महारत की हामिल है कि 2 साल के बाद अचानक वो खुद कॉल करके कहेंगे कि पुलिस स्टेशन आ जाएं, आपके वालदा के कातिल जो हैं वो पकड़े गए हैं? क्या कभी जहन में आया था कि इस तरह से जो है वो कातिलों की आइडेंटिफिकेशन होगी और हमारी पुलिस इनको गिरफ़्तार कर लेगी? सर जी ये तो मैंने तो बहुत ज़्यादा पैरवी की, धक्के खाए हैं और सीपीओ साहब आरपीओ साहब हर जगह में जाती आती रही हूँ पुलिस के पास। उन्होंने भी मेरा बड़ा मतलब के साथ दिया है वो उन्होंने। लेकिन सर जी मैं पंजाब पुलिस की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि सर जी मुझे नहीं था कि 2 साल बाद जाके ये मेरा हो, लेकिन अल्लाह पे उम्मीद काफ़ी थी कि अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे हमारी पंजाब पुलिस में सफ़ियान भुट्टर साहब जैसे भी नौजवान हैं जो कि आज भी ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं, जिन्होंने आज मेरा ये बहुत ज़्यादा बड़ा मसला चंद मिनटों में हल कर दिया। मैं इनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। इकरा हमारे ज़राए ने बताया कि आपकी वालदा के कत्ल के बाद आप तकरीबन अकेली रह गई थी, और अब जब ये कातिल पकड़े गए हैं तो आपको इस बात का हौसला होता है कि हमारी पुलिस हमारी हिफाजत के लिए है, हमारी पुलिस इतनी पेशा वराना महारत रखती है कि वो उसकी मौजूदगी में हमें कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। और अब जब कि ये मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हो गए हैं तो क्या कहेंगी आप, अगर आपकी आवाज़ आला हुकाम सुन रहे हैं, हमारी सीएम जो ख़ुद एक माँ हैं, एक बेटी हैं, एक बहन हैं, और वो कहती हैं कि ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ मेरी अव्वलीन तरजीह है, अगर वो आपकी आवाज़ सुन रही हैं तो क्या कहेंगी? सर जी वो माँ है और वो सबकी ही माँ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ मैडम से यही मेरे ज़ाहिरी बात है उनके आने से ये है कि हमारा पुलिस का जो है मामला ये बहुत ज़्यादा हुए हैं, सेट हुए हैं, बहुत ज़्यादा वारदात कम हुई हैं। उन्होंने बड़ा इस पे गौर फिक्र किया है, लेकिन ये है कि मेरी उनसे अभी भी यही है इल्तिजा है कि आप मेरी मदद करें। आप मेरी भी माँ हैं और मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा जुल्म हुआ है। मेरी वालदा को कत्ल करके उधर ऐसे बेआबरू फेंक दिया गया है और ऐसे मुझे 2 साल ख्वारी करके बड़ी मुश्किल से अल्लाह ने इंसाफ दिया, ये भी शुक्र है अल्लाह का। लेकिन सर इकरा आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सब्र दे और आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। नाज़रीन इकराम, मकतूला की बेटी की गुफ्तगू आपने सुनी और उसका ये कहना था आला हुकाम की जानिब वो इंसाफ तलब नज़रों से देख रही है, सीएम साहिबा की तरफ वो इंसाफ तलब नज़रों से देख रही है, और उसका ये कहना है कि उसे यकीन है कि यही कानून नाफिज करने वाले इदारे जिन्होंने उसकी वालदा के कातिलों को गिरफ़्तार किया है वही इसे मुकम्मल इंसाफ भी दिलाएंगे। नाज़रीन इकराम, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना रज़ाबाद सब इंस्पेक्टर नवाज़ खान टीम मुजरिम कौन के साथ मौजूद है, और बात जिस केस पे हो रही है वो है एक अंधे कत्ल का सुराग। आज से तकरीबन 2 साल कबल एक खातून का कत्ल होता है और डेड बॉडी को नहर में फेंक दिया जाता है। डेड बॉडी यहाँ से ड्रैग करती हुई नहर के फ़्लो के साथ साथ टोबा टेक सिंह के इलाका थाना नया लाहौर की हदूद में रिकवर होती है,
और 2 साल तक छुपा रहने वाला ये कत्ल, अचानक ऐसा क्या हुआ कि फैसलाबाद पुलिस ना सिर्फ कातिलों को ट्रेस आउट करने में कामयाब रही, बल्कि कातिलों को महज 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार भी कर लिया गया। नवाज़ भाई से पूछते हैं कि कैसे रीफ्लेयर हुआ, ये वाक़या हुआ कैसे था और फिर पुलिस ने इस पे डेवलपमेंट्स कैसे की। अस्सलाम वालेकुम नवाज़ भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा ये क्या माजरा है, रिपोर्ट कैसे हुआ, आज से 2 साल कबल होने वाला रीफ्लेयर कैसे हुआ ये मामला, और फिर कैसे डेवलपमेंट्स हुए? इसमें सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए इस मामले में हमारे पास। इसमें हुआ ये कि 2024 में ये मुकदमा हमारे पास थाना रज़ाबाद में रिपोर्ट हुआ 496A सेक्शन में, और इसमें जो मुद्दइया थी वो मकतूला की बहन थी बिनश, वो बनी, और उसने कहा कि मेरी बहन जो इस तरह करके ना वो उसे किसी ने अगवा कर लिया है। अगवा करने के बाद ये मुकदमा 2 साल तक चलता रहा। इसमें हुआ ये कि मुख्तलिफ़ अवकात में मुख्तलिफ़ लोगों को इसमें जिसने पे भी बिनश ने कॉल की कि ये बंदा हमारे पास है तो उसको इंटेरोगेट करें। पुलिस ने वक्तन फ़ौरन लोगों को इंटेरोगेट करती रही। 2 साल के बाद ये अभी जब केस हमारे पास आया, मैं यहाँ पे आया, तो हमारे नए जो CPO साहब हैं उन्होंने उनकी डायरेक्शन पे ये केस दोबारा हमें मिला कि आप इसको ये जब ये खातून का जो इनिशियली जो मुकदमा दर्ज किया गया वो गुमशुदगी या अगवा का था, और जब थाना नया लाहौर को डेड बॉडी मिल गई तो फिर ये गुमशुदगी से बाकायदा 2 साल कबल ही एक मर्डर केस में कन्वर्ट हो चुका था। सर बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें हुआ ये कि 13/6/2024 को ये वकूआ 496A का हुआ है, और नेक्स्ट डे जो 14/6/24 है उसको ये डेड बॉडी तो ये ड्रैग करती हुई, क्योंकि इन्होंने नहर में फेंक दिया था, ये नवा लाहौर थाने में चल गई। वहाँ पे जो पुलिस थी हमारी मुतलका, उन्होंने 302/201 सेक्शन में इसको वहाँ FIR की 308/24 दर्ज कर दी गई। इसमें बाद में जब पुलिस का आपस में जो राब्ता होता है वो राब्ता हुआ तो ये डेड बॉडी हम उधर से जा फिर शाखत हो गई। शाखत करने के बाद हम ये इसके वारसान थे मकतूला के बिंदिया के, उन्होंने शाखत कर ली, फिर ये डेड बॉडी हमें दिलाई। फिर वो जो सेक्शन थी 302 वाली और 201 वो इसी मुकदमे में हमने फिर वो आज़ाद कर दी, और इसमें 496A 302 और 201 में फिर ये मुकदमा इसकी तफ्तीश शुरू हो गई। जो FIR फिर उस मुतलका थाने में जिसका अंतराज हुआ था वो फिर गैर मौसर हो जाती है, वो खारिज तस्लीम की जाती है? जी वो फिर गैर मौसर हो गई, क्योंकि वकूआ हमारा बनता था। फिर वो हमने अपनी इधर कस्टडी में सारी चीज़ें लेके उसका पोस्टमार्टम सो एंड सो जो चीज़ें थी वो फिर हम इधर ले, वो मुकदमा उधर से फिर खारिज हो गया। 2 साल तक फिर आपने बताया कि वो जो मुद्दइया थी, जो बिनिश, जो मकतूला की बहन भी थी, वो पुलिस को बाकायदा जो है वो ड्रामा करती रही, पुलिस को मिसलीड करती रही, और जहाँ जहाँ जिसको शक था उसको इसमें रकेदती रही, पुलिस इंटेरोगेट भी करती रही। तो क्या 2 साल तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सके हमारे पुलिस ऑफिसर? इसमें यह था कि 2 साल तक वो उसने हमें इस तरह ब्लाइंड रखा पुलिस को कि हम जिस बंदे पे उसने शक का इज़हार किया वो वेला करती रही। मुख्तलिफ फोरम पे जाके हमारे सीनियर दफातर में भी वो गई, सीनियर अफसरान के दफातर में गई, उसने कहा कि मेरे पास पुलिस ज़्यादती कर रही है, मैं जो बंदे पकड़ाती हूँ पुलिस उनको इंटेरोगेट करके छोड़ देती है, मैं उन बंदों पे मुझे शक है। लेकिन पुलिस में ये था कि पुलिस में इसमें बंदों को इंटेरोगेट ज़रूर किया, लेकिन किसी बेगुनाह को इसमें चलान नहीं किया था। ये मुकदमा बिल्कुल अदम पता ऐसे ही पड़ा हुआ था जैसे पहले दिन से था, क्योंकि पहले दिन में इसे मुलज़मान नामालूम थे। तो अभी ये जब तक हमारे पास आया है उस वक्त भी ये मुकदमा वैसे ही अनट्रेस था, नामालूम मुलज़मान नहीं थे इसमें। अभी जब पुलिस की चेंज ऑफ कमांड हुई है तो हमने देखा कि 2 चीज़ें पैरेलल में चल रही हैं। एक, जो रोज़मर्रा के जराइम हैं उन पे फैसलाबाद पुलिस ने ऐसी नकेल डाली है कि शायद पंजाब भर में हमारा पहला नंबर है कि हम क्राइम रेट को इतनी तेज़ी से इतना नीचे लेके आए हैं कि अब वो क्राइम की जो कॉल चलती थी वारदात की वो हमने विटनेस किया। आज से 3-4 माह कबल तक 150 प्लस हुआ करती थी, अब वो 10, 11, 12 और सम टाइम अंडर 5 भी होती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी पुलिस को क्रेडिट जाता है कि हमारी पुलिस ने रोज़ाना की बुनियाद पे होने वाले क्राइम पे एक तरफ काबू पाया। दूसरी जानिब जो घड़े मुर्दे इसको हम उखाड़ना कहते हैं वो भी आपने उनको रीफ्लेयर किया, तो क्या ये भी उसी सिलसिले की कड़ी थी कि ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसको भी देखें? इसमें यह है कि जो हमारे पहले केसेस थे जितने भी CPO साहब की सुपरविजन हम उनको बहुत हद तक कंट्रोल कर चुके हैं, नीचे ले हैं ग्राफ। और इसमें ये हुआ है कि जो पुराने हमारे अदम पता मुकदमे थे उनको भी CPO साहब की डायरेक्शन के मतलब मुख्तलिफ टीम्स बनी हैं हर थाने में, इसी तरह हमारे थाने में स्पेशली बनी है। जो पुराने मुकदमे जितने भी हैं कि आप उनको ट्रेस करें और उनके मुलजमान को पकड़ें, जितनी हद तक है वो हम उसको कवर कर रहे हैं।
एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो तो सर पकड़ के बैठ जाता होगा कि ये इतना पलंदा है कागज़ों का, ये लोग इसमें इंटेरोगेट भी हो चुके हैं, इसका कोई सिरा हाथ भी नहीं आ रहा। कौन सी ऐसी चीज़ होती है, कौन सा उलझी हुई डोर का वो सिरा होता है जो एक दफ़ा हाथ में आ जाए तो फिर वो आसानी हो जाती है? और इस केस में क्या ऐसा सिरा था जो पहला आपको क्लिक किया और उसके बाद फिर चीज़ें स्ट्रीमलाइन होना शुरू हुई? इसमें यह है कि जो स्पेशली कत्ल के मुकदमात होते हैं उनमें ये होता है कि मुल्ज़म ने कहीं ना कहीं जो भी क्राइम होता है उसमें मुल्ज़म ने कहीं ना कोई गलती की होती है। इस मुकदमे में जो स्पेशल एक चीज़ थी कि एक डॉक्यूमेंट्स था जो मुद्दईया ने खुद ही आईओ को प्रोवाइड किया और वो उसने फ़ेक बनाया हुआ था। उस डॉक्यूमेंट्स को हम लेके चले हैं, उस पर हमने उसको इंटेरोगेट किया। जब हमने उसको इंटेरोगेट किया तो वो मुद्दईया जो थी वो मैं सेटिस्फाई नहीं कर सकी। फिर हमने थोड़ा उसको टेक्निकल गए हैं। जब टेक्निकल गए हैं तो मुद्दईया ने बिल्कुल इस चीज़ का इंकशाफ कर दिया कि हमने ही ये सारा वकूआ किया है, तो उसी वजह से ये मुकदमा ट्रेस हो गया। इसमें जो एक डॉक्यूमेंट्स था वो मुद्दईया ही प्रोवाइड कर रही है, उसी बेस पे हमने उसको पकड़ा है। ये जब तक आपके पास कॉन्क्रीट एविडेंसेस ना हो तो फिर ये मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल काम होता है कि जो मुतासरा फैमिली बज़ाहिर लग रही है, जो मुद्दईया भी है, जो वावेला भी कर रही है, जो 2 साल से अपनी टेक्निकलिटीज़ से पुलिस को कामयाबी से मिसलीड भी कर रही है, तो ऐसी खातून पे, ऐसे चालबाज मुल्ज़िमान पे हाथ डालना थोड़ा मुश्किल तो होता हो। इसमें यह था कि हमने अपने जो सीनियर अफसरान थे, हमने जब इसको केस को सारा ट्रेस कर लिया, तो ट्रेस करने के बाद फिर हमने अपने सीनियर से उनको सारी चीज़ें, मैंने CPO साहब, हमारे SP साहब थे, उनकी सुपरविजन थी, और ASP साहब गुलबर्ग थे, उनकी सुपरविजन में ये सारा हमने उनको सारी डिटेल चीज़ें बताई। डिटेल बताने के बाद फिर उनको जो था वो हमें एतमाद मिला कि आप इसको एक दफ़ा अच्छी तरह इंटेरोगेट कर लें। फिर हमने उसको खतून थी, वो बिल्कुल आपकी बात बजा है कि वो हमें उसने 2 साल तक मिसगाइड किया और मुख्तलिफ फोरम से, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो हमारे ख़िलाफ़ गई है कि मेरी तफ्तीश नहीं ठीक हो रही। तो उस पर हाथ डालना या उसको बुला के इधर इंटेरोगेट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था ये चीज़। इसमें तो फिर पुलिस ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि ये खातून तो हमारे वाले अफसरान के पास पहले से जो है वो हमारी इतनी कंप्लेंट्स लेके गई है, और अगर खुदा न खास्ता ये मामला ना निकला, बैक फायर कर गया, तो फिर इसके लिए तो कंक्रीट एविडेंसेस आपके पास होंगे तो आपने हाथ डाला। इसमें यह है कि हम जो मुकदमे की तफ्तीश थी ना, उस डॉक्यूमेंट्स के हवाले से और मुद्दईया के हवाले से हमें बहुत सारी चीज़ें उस वक्त तक क्लियर हो गई कि ये 85+ जो है ये यही मुलव्वस है इस घर में। और फिर हमने जब उनको अलहदा करके इंटेरोगेट किया, तो इंटेरोगेट करने के बाद ये लोग बिल्कुल उस जो मर्डर किया था जैसे वो सारी चीज़ें उन्होंने A to Z हमें बता दी, और जो चीज़ें हमारे सामने आई वो ये शवाद जो थे वो उस मर्डर तक पहुँचे। जो आप लोगों ने जो है छानबीन की हुई थी, जो आपके पास शवाहिद थे, वो एग्जैक्टली वो कौन कौन करैक्टर इसमें इन्वॉल्व था, मोटिव क्या निकला, और क्या इसमें से वो जब हम पंजाबी में कहते हैं इस खिद्दू को जब खोलते हैं तो क्या क्या लीरें थी जो अंदर से निकली? इसमें ये निकला कि वो बिंदिया जो थी वो इंडिपेंडेंट एक औरत थी, सोशल वर्कर थी, काउंसलर थी नून लीग की, और उसने कोई अपनी प्रॉपर्टी बनाई हुई थी। प्रॉपर्टी में जो था वो उसने अपनी बहन बीनश को, एक वो 4 मरले का मकान है उसमें वो 1.5 मरला हिस्सा दे चुकी थी। 2 उसके भाई थे, आमर और ज़ुबैर, उनको वो हिस्सा नहीं देना चाहती थी। वो उसका कोई आपस में इख्तलाफात थे। अच्छा, वो इन इख्तलाफात जब बढ़े हैं इनके, तो उन्होंने इसकी बिंदिया की गैर मौजूदगी में इन्होंने आपस में सलाह मशवरा कर लिया, आमर और बीनश, और बीनश का खामद आबद है, और इसी तरह आमर की बीवी है रुबीना। इन चारों ने सलाह मशवरा कर लिया कि इसका जो, क्योंकि वो इन्हीं के पास रह रही थी, बिंदिया जो है उसकी बेटी है वो उसके साथ अलहदा रहती थी, लेकिन बिंदिया इनकी साथ रह रही थी। तो इन्होंने ये किया कि आपस में सलाह मशवरा कर लिया कि इसको हम मर्डर करते हैं, इसका मर्डर करने के बाद इसकी बॉडी को हम डिस्पोज़ कर देंगे, तो ये मर्डर का शक हम पे जाएगा ही नहीं, और जो प्रॉपर्टी है वो हम अपने कब्ज़े में कर लेंगे। और उन्होंने किया भी ऐसे ही है कि मर्डर करने के बाद वो मकान जो इन्होंने खुद ही सेल कर दिया, और सेल करने के बाद अभी ये किराए पे शिफ्ट हो गए थे दोनों अलग-अलग घर। एक रज़ाबाद में हमारे इलाके में चले गए रह रहा था, दूसरा जो आमर और उसकी बीवी थी वो गुलामाबाद थाने में शिफ्ट। इसमें अगर हम करैक्टर वाइज देखें तो बहन और बहनोई, भाई और भाभी, ये 4 करैक्टर, ये वो रिश्ते हैं जिनके लिए इंसान कहता है कि मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, जिनके ऊपर आने वाली मुसीबत को इंसान खुद झेल नहीं सकता। हालात जो भी रहे हों, ये इस खातून की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी थी, और अगर नहीं देना चाहती थी तो मेरा ख्याल में ऐसा कोई कानून नहीं है कि जो इंसान को ज़बरदस्ती फोर्स करे, या किसी की जान लेने का इख्तियार बिल्कुल भी किसी को नहीं है। और इन्होंने, आप बता रहे हैं कि इन्होंने फिर उसकी प्रॉपर्टी को सेल आउट करके बंदर बांट भी आपस में कर बंदर बांट भी कर ली, और
और उसकी जो बेटी थी उसने एक दफ़ा इसमें मुद्दइया बनने की कोशिश की, वो रिट में गई, लेकिन वो उसको सेशन जज साहब और पुलिस अकामोडेट नहीं कर सकी क्योंकि उसके पास उतने शवाहद नहीं थे कि वो पुलिस का शक जाए इन्हीं पे लोगों पे। वो इस वजह से वो उसने अकामोडेट नहीं किया पुलिस को, उस इकरा को। और ये लेकिन बेनिफिशरी यही थे। एक हमारे पास ये सॉलिड भी चीज़ थी कि इसके मर्डर के बेनिफिशरी ये लोग हैं, तो बेनिफिट जिसको जाता है पुलिस का मोस्टली डाउट, उस पावरफुल डाउट उसी पे होता है कि जो बेनिफिशरी उसको हम ज़्यादा इंटेरोगेट करें। और अब ये चारों के चारों किरदार, क्या ये चार ही थे या इनके साथ कुछ और भी था? अब ये केस कंप्लीट है और हमारे पास से शवाहिद कंप्लीट हैं, इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके उनको सज़ा दिलवाई जा सकती? इसमें यह था कि हमने वो जब बीनश को इंटेरोगेट किया तो उसी रात हमने जो जितने भी इस मुकदमे के कैरेक्टर थे वो सारों को क्लोज़ कर लिया। मुझे याद आया, ये आपस में कम्युनिकेशन में थे? अगर जैसे आप बता रहे हैं कि एक ही रात में आपने इन पे हाथ डाल दिया, अगर खुदा ना खास्ता किसी एक को उठाते और अगर पुलिस थोड़ा सा डिले कर देती तो ये भी मुमकिन था कि ये इनकी आपस में कम्युनिकेशन है, एक को पता चलता कि वो पकड़ा गया तो वो बाकी फ़रार हो जाते? इसमें यह था कि इन पैसों पे आपस में इनका थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ है, झगड़े की वजह से ये उस मकान से लहदा हुए हैं, आपस में कम्युनिकेट नहीं थे आपस में। अगर कम्युनिकेशन होता तो शायद हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम बनती, क्योंकि हम पहले बीनश और उसके खामंद आबद को पकड़ चुके थे, दूसरे बंदों को हमने बाद में पकड़ा है जो आमर और उसकी बीवी है। लेकिन उसमें ये था कि उनका कोई हो भी तो, लेकिन हमने वो फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए चारों को क्लोज़ कर लिया, इतना मौका नहीं दे सके क्योंकि 1-2 घंटे में हमने सारों को क्लोज़ कर लिया था। आपका बहुत शुक्रिया नवाज़ भाई, आपके लिए, आपकी टीम के लिए ढेरों दुआएं और नेक तमन्नाएं। नाज़रीन इकराम, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना रज़ाबाद नवाज़ खान हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन बता रहे थे कि लालच, तमा, हवस ने रिश्तों का तकद्दुस कैसे पामाल किया, कैसे अपनी बहन को मर्डर करने के बाद उसकी डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की गई और 2 साल तक ये मुल्ज़िमान कानून की नज़रों से, कानून के रडार से ओझल रहे। 2 साल के बाद एक गलती, मुल्ज़िम जितना भी शातिर और चालाक क्यों ना हो नाज़रीन इकराम, कोई ना कोई क्लू ज़रूर छोड़ता है और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे उस एक लीड को, उस एक क्लू को फॉलो करते हुए मुल्ज़िमान तक पहुंच जाते हैं। इस केस में भी ऐसा ही हुआ, पुलिस को एक लीड मिलती है और उसके थ्रू महज 24 घंटे के अंदर अंदर इस कत्ल के तमाम किरदार न सिर्फ बेनकाब होते हैं बल्कि कानून के कटहरे में भी हैं और अब इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें उनके किए की सज़ा मिले। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा और जाना कि कैसे एक खातून अपने ही भाई, बहन, बहनोई और भाभी के हाथों बेदर्दी से कत्ल हुई। उस खातून का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो उसकी अपनी मलकियत थी भाई बहनों को नहीं देना चाहती थी। लालच ने एक और घर उजाड़ा, एक और बेटी के सर से मां का साया छीन लिया। पुलिस ने 2 साल के बाद तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल ये है कि लालच के हाथों कब तक इंसानी जानें ज़ाया होती रहेंगी। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।